हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेस की टाइप्स हमने डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में। ठीक है ना। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेन एक रेशो है। वो जनरली अगर बोले तो ये क्या होता है आपका, चेंज बाय ओरिजिनल। ठीक है ना भाई, कितना चेंज आया कॉन्फ़िगरेशन में, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी पहले से थी। ठीक है ना। तो चेंज ऐसा भी हो सकता है भाई, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो, या ऐसा भी हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हो, या ऐसा भी हो सकता है चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप हो। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर यूनिट की बात की जाए तो ये आपका यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, देखो हम ये ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा भाई चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डायमेंशन लेस बन गया, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, डायमेंशन लेस बन गया। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है ना। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है आपका चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, डेल्टा वी बाय वी। इसी तरह से एक हो सकता है आपका चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप। ठीक है ना। जैसे हमने बताया था मैंने आपको भाई, इस तरह से कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका लोअर एंड तो फिक्स है और अपर एंड हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर चेंज होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टू पैरेलल प्लेन्स, चेंज इन टू पैरेलल प्लेन्स। पहले ये दोनों प्लेन्स जो थे एक दूसरे के पैरेलल थे, ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाला एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, पर नीचे वाला तो वही है, ऊपर वाला डिस्प्लेस हो गया। ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, डिस्टेंस, या चेंज की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर आपको समझ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और शुरू में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, कि पहले कितनी डिस्टेंस थी और अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, वो होगा आपका क्या, शीयर स्ट्रेन। इसको बोलते हैं शीयर स्ट्रेन। ठीक है ना। ये भी क्या होगा आपका, डायमेंशनलेस होगा, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, और ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो तीन तरह से मैंने आपको स्ट्रेन बताया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शीयर स्ट्रेन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलास्टिक लिमिट। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है, हर चीज़ की लिमिट होती है। आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए जा रहे हो, वो डिस्टोर हो रही है। ठीक है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, उसने रीस्टोर कर लिया अपने आप को, बट एक लिमिट है ना, जहाँ तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे और वो अपने आप को रीस्टोर कर लेगी, उसके बाद तो वो टूट जाएगी। ठीक है ना। तो एक ऐसी लिमिट जहाँ तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपने आप को रीगेन कर ले, उसके बाद अगर आप लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। दैट विल बी नोन योर इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना। द मैक्सिमम स्ट्रेस, आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसकी विद इन विच या विद विच यू कह सकते हैं द बॉडी, अब या अप टू विच लिख देता हूँ मैं, अप टू विच बॉडी रीगेन इट्स शेप, जहाँ तक वो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। अब ये यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर स्ट्रेस लिख दिया, स्ट्रेस उतना ही तो बनेगा जितना, स्ट्रेस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है आपका पर यूनिट एरिया। और मैंने क्या बोला था कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है। ठीक है ना। हालांकि डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी इलास्टिक लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है ना। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जितना स्ट्रेस होगा उतना ही वहाँ पर क्या बनेगा? स्ट्रेन बनेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट, ये कहाँ की बात कर रहा है? इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है। अगर हम इलास्टिक लिमिट में रहें तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा, डेफिनेट सी बात है। अगर चेंज कब आएगा? जब वो रिफॉर्म करेगा। भाई पहले 1 मीटर लेंथ थी, फिर ये 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है ना। और ये 10 सेंटीमीटर कौन रीगेन करेगा? स्ट्रेस रीगेन करेगा। ये 10 सेंटीमीटर से वापस जीरो पर कौन आएगा? स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस ही तो उसको ओरिजिनल शेप पर लेकर जा रहा है ना। तो जो चेंज आया वो कितना आया? किसकी वजह से आया? स्ट्रेस की वजह से आया, ठीक है ना। जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया? स्ट्रेस की वजह से आया, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालेंगे हम ई, स्ट्रेन, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस। तो यहाँ से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा आपके पास ई। ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको मॉडुलस की जगह हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। जो एक्चुअल में क्या बता रही है कोफिशिएंट? आपको एक्चुअल में ये बता रही है कि एक रेशो है ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। रेशो क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की रेशो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी वो मटेरियल कितना अपनी शेप को रीगेन करना चाहता है उस पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है ना। और हुक्स लॉ ने ये बात बोली कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। देखो इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है भाई? ये आपका एक रिजिड स्पॉट है, इसके साथ आपने यहाँ पर एक स्प्रिंग लटका रखा है, और स्प्रिंग के नीचे यहाँ हुक है, और हुक के नीचे यहाँ पर एक पेन है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आप इसमें वज़न रख सकते हो। उसके बाद यहाँ आपने लगा रखा है स्केल, इस तरीके से। ये क्या लगा रखा है? स्केल लगा रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पर है एक पॉइंटर, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे? 1 बाय 1 यहाँ पर वेट रखेंगे और नोट करेंगे कि डिफॉर्मेशन कितना हुआ। फिर वो वेट हटाएंगे तो बॉडी वापस उसी जगह पे चली जाएगी। ज़्यादा वेट रखेंगे तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, कम वेट रखेंगे तो कम डिफॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ 1 2 3 ये रख दिया तो डिफॉर्मेशन क्या हो गया? ज़्यादा। और जैसे इसको हटाएंगे तो उतना ही वो बॉडी रीगेन कर लेगी। ये सब कहाँ चल रहा है? विद इन इलास्टिक लिमिट चल रहा है। अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा चले जाएंगे तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता लगेगा आपका? अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, लोड अप्लाइड, जितना हमने लोड अप्लाइड किया उतना ही उसमें क्या आ गया? एलोंगेशन आ गया, ठीक है ना। उतना ही क्या आ गया? एलोंगेशन आ गया। जैसे ही अप्लाइड लोड हटाते हैं तो बॉडी उतने अपनी ओरिजिनल शेप पर चली जाती है, ठीक है ना। ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया एक रेशो है किसकी? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये लो जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि एक रेशो है किसकी भाई? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की
रेशो है इज इक्वल टू ई। यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन की बात की जाए तो बनेगा ml-1t-2। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो क्या बचा, सिर्फ स्ट्रेस बचा, और स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ml-1t-2। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं स्ट्रेस के। पहला है आपका यंग मॉडुलस, वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, यंग मॉडुलस, ठीक है ना। क्या होगा ये, यहाँ पर होगा आपका चलो पहले इसको नाम लिख लो, उसके बाद डिटेल में करते हैं। यंग मॉडुलस एक आपका है बल्क मॉडुलस, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और एक होता है आपका शियर मॉडुलस, जो कि होगा आपका, एक और नाम भी है इसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम यंग मॉडुलस के बारे में करते हैं। पहले यंग मॉडुलस मैंने बताया वाई सिंबल है, इसका बी सिंबल है, इसका नहीं बताया, इसका सिंबल है आपका जी, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल है, या तो इस तरह से लिखेंगे ईटा से, ठीक है ना, या जी भी लिख सकते हैं। किसी बुक में जी मिलेगा आपको, किसी बुक में ईटा मिलेगा, ठीक है, दोनों ही ठीक है। और बल्क मॉडुलस कहीं पर बी भी मिल सकता है, और इस तरह से इसको एक ये छोटा सा के होता है, कापा बोलते हैं इसको, ये भी इसका सिंबल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसके सिंबल रहेंगे यंग बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये लो जी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रहेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये बात तो पक्की है कि आपको कहाँ काम करना है, विद इन इलास्टिक लिमिट काम करना है, इलास्टिक लिमिट काम करना है। विद इन इलास्टिक लिमिट जो है, जो चेंज आएगा स्ट्रेस, जो चेंज आएगा लेंथ में, ठीक है ना, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पे रेशो क्या बनेगी, यहाँ पर रेशो बनेगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो रेशो होगी इसको हम बोलेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। आपको याद हो तो मैंने स्ट्रेस की आपको टाइप कराई थी, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मीनिंग है कि लेंथ में या तो चेंज आना, लेंथ में चेंज आने का मतलब क्या है कि लेंथ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो टेंसाइल भी हो सकता है ये, और कंप्रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि कंप्रेशनल में डिक्रीज़ हुआ था और टेंसाइल में बढ़ा था, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं ये। अल्टीमेटली ये क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस क्या होगा आपके पास F बाय ए, और ची क्या होगा डेल्टा L बाय एल, चेंज बाय ओरिजिनल। तो ये क्या बन जाएगा F बाय ए इंटू L बाय डेल्टा L। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, y इज इक्वल टू F बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू L बाय डेल्टा L। पाई आर स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, कि जो हमारे पास अगर वायर है, वो वायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वायर का एरिया कितना होगा यहाँ पर, इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। रोड है तो बात अलग है, पर अगर यहाँ पर ये वायर है हमारे पास जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए बनेगा पाई आर स्क्वायर। देखो मैं अब आपको थोड़ा यूजेस बता देता हूँ, ये सब हमने इतना पढ़ लिया, अब यूजेस बता देता हूँ क्या यूजेस होंगे इसके। जैसे लिफ्ट के अंदर जो आपकी लिफ्ट जिस हुक पे या जिस वायर से अप डाउन होती है, अगर मैं लिफ्ट की इंटरनल बात करूं तो ये अरेंजमेंट होता है ना हमारा लिफ्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर एक पुली लगी होती है और ये लिफ्ट, ये जो आपकी लोहे की तार है होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। तो अगर मान लो यहाँ, और लिफ्ट में बोला होता है कि भाई 5 से ज़्यादा अलाउड नहीं है या 7 से ज़्यादा अलाउड नहीं है,
तो जनरली क्या ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, एक तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, और अगर इसके अंदर उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स होगा तो ये उसको झेल जाएगा, अदरवाइज नहीं झेलेगा ना, ठीक है ना। तो वायर की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही, वायर की यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि कितना इसके अंदर मैक्सिमम पर्सन कैपेसिटी इसकी है, ठीक है ना, डेल्टा एल बाय एल। या कोई भी पुल बनाया जाता है, फ्लाईओवर जो बनाया जाता है, उससे पहले, सबसे पहले पुल बनाने का पहले ये काम होता है बेटा कि यहाँ पर जहाँ से पुल बनाना है और यहाँ पर जहाँ पर ख़त्म करना है, 2 आदमी बिठा दिए जाते हैं और पिछले लगभग 1 महीने तक ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ से कितना साइकिल जा रहा है, कितना मोटरसाइकिल जा रहा है, कितना उस रोड से ट्रक जा रहा है, कितना कार जा रही हैं, कितनी बसेस जा रही हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या कैलकुलेट करें अभी इस पर कितना लोड है, सो दैट कि वो इतना ही स्ट्रेंथ उस यहाँ पर पिलर्स का बनाएं या उससे ज़्यादा बनाएं, क्योंकि ये पुल मान लो 10 साल तक चलना है तो लोड भी तो बढ़ेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। एक महीने के स्टार्टिंग में इतना लोड आया था, एंड में इतना लोड आया, तो 1 महीने में इतना लोड बढ़ गया, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 10 साल में कितना बढ़ेगा। तो लोड बढ़ने की वजह से इन पिलर्स की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, मल्टीपल करना पड़ेगा, और फिर इन पिलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये क्या लग रहा है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, और ये क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो हम तो नहीं चाहते ना कि ये डिफॉर्म हो, हम नहीं चाहते कि चेंज ना आए, तो इसलिए यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या बिल्डअप की जाती है, ज़्यादा बिल्डअप की जाती है। इवन एंगल से भी देखा जाता है कि जब पुल चढ़ रहा होगा तो गाड़ी के ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर गाड़ी ऐसे होगी, तो अलग अलग पोजीशंस पे डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो पूरा इसको स्टडी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हमारा यूज़ है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये यूज़ है, क्योंकि वो कोई भी मॉडुलस हुआ वो शेप चेंज पर ही डिस्कशन करेगा, चाहे वो लेंथ में, चाहे वॉल्यूम में, और चाहे अपना शेप में, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो था आपका वो था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा, वहाँ पर था आपका चेंज इन, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। यहाँ रहेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, के से या बी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक की जगह आप ये कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो कि उस बॉडी पे नॉर्मली लग रहा हो। देखो अभी बताता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन,